Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher, and today I am here to deliver you lecture number 5 of your course. As you know that in our previous lecture we had discussed in detail the types of operating system. Our today's lecture is about the functions of operating system. यानी आज के लेक्चर में आप लोग इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि what are the functions which are performed by the operating system. So please open your book, page number 15. ये आपका टॉपिक है आज का, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस. कहते हैं कि द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी ये वो फंक्शंस हैं आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. इसमें सबसे पहले नंबर पे आपके पास आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरे नंबर पे आपके पास आता है मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरे नंबर पे आपके पास आता है फाइल मैनेजमेंट, नेक्स्ट है आपके पास चौथे नंबर पे आईओ मैनेजमेंट. आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट. ठीक है, यानी आईओ से क्या बनता है, इनपुट और आउटपुट. तो it is an important function of operating system to control the input and output operations of the computer system. फिर उसके बाद आपके पास आता है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट. यानी जितनी भी आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसे हार्ड डिस्क है, सी डी रोम है, DVD है, USB वगैरह है, इनकी मैनेजमेंट करना इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर उसके बाद है नेटवर्क मैनेजमेंट, फिर उसके बाद है प्रोटेक्शन सिस्टम, और लास्ट पे आपके पास है कमांड इंटरप्रेटर. सो वी विल डिस्कस these functions of operating system in detail. First of all we will read about process management. जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, सबसे पहले आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय अ प्रोसेस, यानी प्रोसेस से क्या मुराद है. तो जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन. यानी ये प्रोसेस की सबसे सिंपल डेफिनेशन है आपके पास कि प्रोसेस से मुराद वो प्रोग्राम होता है जो करंटली आप लोगों के रैम के अंदर, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के रैम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता है. उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं. कहते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस allocation of computer resources like CPU time to various processes in main memory. यानी प्रोसेस मैनेजमेंट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, और इसका काम क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं जैसे CPU टाइम वगैरह है उसको एलोकेट करता है मुख्तलिफ प्रोसेसेस को मेन मेमोरी के अंदर. प्रोसेस मैनेजमेंट एक्चुअली डिस्क्राइब द स्टेट एंड रिसोर्स ओनरशिप ऑफ ईच प्रोसेस. यानी प्रोसेस मैनेजमेंट असल में हर प्रोसेस के स्टेट को और रिसोर्स ओनरशिप को कि कौन सा प्रोसेस जो है वो इस वक्त किस यानी स्टेट में रन हो रहा है, रेडी है, एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, या और रिसोर्स ओनरशिप यानी कौन कौन से रिसोर्सेज को, हार्ड डिस्क को, रैम को वो इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है. तो इस चीज़ को ये प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है वो डिस्क्राइब करता है. क्लियर है. अब इस प्रोसेस मैनेजमेंट को हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपकी बुक में ये एग्जांपल दिया गया है. ठीक है, एग्जांपल क्या है कि इन दिस एग्जांपल देयर आर 3 प्रोसेसेस A, B एंड C. ठीक है, रेडी फॉर एग्जीक्यूशन. यानी हम लेट करते हैं कि आपके पास इस वक्त कंप्यूटर के मेन मेमोरी के अंदर 3 प्रोसेसेस जो हैं A, B और C जो हैं वो इस वक्त रेडी हैं एग्जीक्यूशन के लिए. द OS विल मैनेज द CPU टाइम एज फॉलोज. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर रहा है कि उसने यहाँ पे देखें, उसने प्रोसेस A को अमलेट करते हैं. ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसेस A एज CPU साइकिल TA इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड. यानी CPU ने जो टाइम दिया है उसको प्रोसेस A को, वो आपके पास है 5 मिली सेकेंड का. ठीक है, इसी तरह जो प्रोसेस B का है
टाइम जो सीपीयू ने उसको दिया है उसको हम टी बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और वो है आपके पास 2 मिली सेकेंड। इस तरह प्रोसेस सी को जो सीपीयू ने टाइम दिया है एग्जीक्यूशन के लिए उसको हम टी सी से डिनोट करते हैं और वो आपके पास है 1 मिली सेकेंड का, ठीक है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करें। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है केस 1 कि व्हेन द 3 प्रोसेसेस बिकम्स रेडी इन द ऑर्डर ऑफ ए बी सी द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम विल बी, ठीक है, यानी कि हम लेट करते हैं कि ये प्रोसेस इस तरतीब से रेडी हुए हैं एग्जीक्यूशन के लिए ए बी और सी, तो जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम होगा टी वो किसके इक्वल होगा, ए का कितना है आपके पास टाइम 5 मिली सेकेंड और बी का जो टाइम है आपके पास वो कितना है 2 मिली सेकेंड, तो 5 + 2 7 मिली सेकेंड, और सी का जो टाइम है आपके पास वो कितना है 1 मिली सेकेंड, तो 7 + 1 आपके पास आ जाएगा 8 मिली सेकेंड, ठीक है। तो इन 3 नंबर्स को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, तो आपके पास जो एवरेज यानी टोटल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 6.67 मिली सेकेंड, ठीक है। अब दूसरे केस में हम ये सपोज करते हैं कि व्हेन द 3 प्रोसेसेस बिकम रेडी इन ऑर्डर ऑफ बी सी ए। अब अगर सीपीयू जो है वो इन 3 प्रोसेसेस को इस तरतीब से रेडी कर लेता है, यानी पहले बी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है, फिर सी होता है और फिर ए हो जाता है, तो इस सूरत में आपके पास जो टोटल टाइम होगा एग्जीक्यूशन के लिए वो कितना होगा, प्रोसेस बी का है 2 मिली सेकेंड, फिर उसके बाद प्रोसेस सी का है 1 मिली सेकेंड, तो 2 + 1 3 मिली सेकेंड, और लास्ट पे आपके पास है ए, तो 3 + 5 8 मिली सेकेंड। अब इन 3 नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो टोटल आ रहा है टाइम एग्जीक्यूशन के लिए वो आपके पास आ रहा है 4.33 मिली सेकेंड। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इन द अबव एग्जांपल इन केस 2 द OS इज मैनेजिंग द प्रोसेस मोर एफिशिएंटली, यानी ये जो केस 2 है आपके पास ये वाला, इसमें आपका जो OS है वो प्रोसेस मैनेजमेंट को प्रोसेसेस को ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर रहा है क्योंकि कम टाइम कंज्यूम हो रहा है एग्जीक्यूशन के लिए केस 1 के मुकाबले में, ठीक है। तो द एग्जीक्यूशन टाइम इन केस 2 इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू केस 1, यानी केस 2 में एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू केस 1 के। तो इस तरीके से कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस मैनेजमेंट वाला हिस्सा है वो इस तरीके से डिफरेंट प्रोसेसेस को मैनेज कर रहा होता है, जिस तरीके से कम टाइम कंज्यूम होता है एग्जीक्यूशन के लिए उस तरीके को वो रिकमेंड करते हैं कंप्यूटर के लिए वो एग्जीक्यूट करने के लिए। क्लियर। अब दूसरे नंबर पे आपके पास है मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ याद रखें कि एयर मेमोरी मींस रैम, ठीक है, यानी ये जो सेकंड आपके पास ऑप्शन है फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट, ये रैम से रिलेटेड है, ठीक है, यानी जो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की उससे रिलेटेड है। कहते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ मेन मेमोरी ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, यानी मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है मेन मेमोरी के ऑपरेशन को ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, यानी जब कंप्यूटर ऑपरेट हो रहा होता है। इसका काम क्या होता है, इट एलोकेट्स स्पेसेस टू प्रोग्राम दैट आर लोडेड इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, यानी आप जो भी प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर लोड करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए उसको स्पेस एलोकेट करना, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट कि उसको कितनी स्पेस चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, ये मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं। इट कीप ट्रैक्स ऑफ फ्रीड मेमोरी, और इसके साथ साथ जो मेमोरी फ्री होती रहती है उसका रिकॉर्ड भी ये अपने पास रखता है। व्हेन अ प्रोग्राम इज़ क्लोज, जब आप किसी प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, एंड अपडेट्स द मेमोरी स्टेटस, और उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी स्टेटस को अपडेट करता रहता है। हम मेमोरी मैनेजमेंट को इस फिगर की मदद से और एग्जाम्पल की मदद से आप देख लें। कहते हैं कि इन दिस एग्जाम्पल
द OS इज मैनेजिंग मेमोरी फॉर टू प्रोसेसेस, यानी इस फिगर में आप देख रहे हैं कि दो प्रोसेसेस P0 और P1 के लिए मेमोरी जो है वो मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। P1 इज बीइंग लोडेड, आप देख रहे हैं कि P1 जो है वो मेन मेमोरी में लोड हो रहे हैं। तो जो प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वेप एन। एंड P0 इज बीइंग टेकन आउट, और P0 जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है और वो मेन मेमोरी से वापस निकल रहा है। तो जो प्रोग्राम जिस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है और वो मेन मेमोरी के मेमोरी को फ्री कर रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्वेप आउट कहते हैं फ्रॉम द मेन मेमोरी रैम। द ओल्ड प्रोसेस इज शोन इन फिगर 1.5। ठीक है, अब इसमें फिगर में अगर आप देखें तो P1 चूँकि मेन मेमोरी के अंदर लोड हो रहा है, तो इसको एग्जीक्यूट होने के लिए जितनी स्पेस की ज़रूरत होगी वो मेमोरी मैनेजमेंट इसको एलोकेट करेगा। और साथ ही साथ P0 जो है वो चूँकि उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, तो वो उसकी जो मेमोरी फ्री होगी उसका रिकॉर्ड वो अपने पास रखेगा और उसको फ्री मेमोरी के स्पेस में वो शामिल कर देगा। आई होप सो कि आप लोगों को मेमोरी मैनेजमेंट की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तीसरा फंक्शन है आपके पास फाइल मैनेजमेंट का। ठीक है, कहते हैं कि फाइल मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस files and folder on storage devices such as hard disk, USB flash drive and DVD। यानी फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो कि आपके स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, यानी चाहे वो हार्ड डिस्क हो, USB फ्लैश ड्राइव हो या DVD वगैरह हो, उसके ऊपर अपने फाइल्स को और फोल्डर्स को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है। It allows computer user to perform operations such as creating, copying, moving, renaming, deleting and searching files and folders। ये जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में मुख्तलिफ़ किस्म के फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, कॉपी करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, या किसी फाइल या फोल्डर को रिनेम करते हैं, किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, या फाइल और फोल्डर्स को सर्च करते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फाइल मैनेजमेंट। तो ये सिर्फ और सिर्फ फाइल मैनेजमेंट की वजह से पॉसिबल है। It also allows the user to perform read write, open and close operation on files and folder। और इसके अलावा मुख्तलिफ फाइल्स के ऊपर जो आप रीड या राइट ऑपरेशन करते हैं या ओपन और क्लोज ऑपरेशन करते हैं, यानी जब आप किसी फाइल को या फोल्डर को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, इसी तरह किसी फाइल या फोल्डर को आप रीड करने के लिए ओपन करते हैं या राइट करने के लिए ओपन करते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फाइल मैनेजमेंट। तो ये सिर्फ और सिर्फ फाइल मैनेजमेंट की वजह से पॉसिबल है। Figure 1.6 shows the management of files in various folder by OS। फिगर 1.6 में आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फोल्डर्स के अंदर मुख्तलिफ फाइल्स की मैनेजमेंट जो है वो आपके सामने दिखाई गई है कि विंडोज़ की जो फाइल मैनेजमेंट होती है या ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल मैनेजमेंट होती है वो किस तरीके से फाइल्स और फोल्डर्स को आप मैनेज करती हैं। ठीक है, आई होप कि फाइल मैनेजमेंट भी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है आपके पास IO मैनेजमेंट। IO के मुतालिक मैंने आपको क्या कहा था, IO स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, तो कहते हैं कि IO मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी IO मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा है जो कंट्रोल करता है तमाम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। It manages all the input and output operations of input and output and storage devices। यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम के जितनी भी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, ठीक है, और जितनी भी यानी कि चाहे वो स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ हों, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ हों, तो इन तमाम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को कंट्रोल करना इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IO मैनेजमेंट, मीन्स इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट। एफिशिएंट IO मैनेजमेंट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की IO मैनेजमेंट जितनी एफिशिएंट होगी उतनी ही आपके कंप्यूटर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होगी वो बेहतर होगी। अब इस चीज़ को आप एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करें कि लेट सपोज देयर आर 3 प्रोग्राम्स A, B एंड C विच आर यूजिंग द प्रिंटर। यानी कि हम सपोज करते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक प्रिंटर अटैच है और 3 प्रोग्राम A, B और C बैक वक्त प्रिंटर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं।
नाउ द OS विल डिसाइड विच प्रोग्राम टू यूज द प्रिंटर फर्स्ट। ठीक है, ये अब OS डिसाइड करेगा कि A, B और C में से कौन सा प्रोग्राम पहले प्रिंटर इस्तेमाल करेगा। क्यू विल बी सेट बाय द OS, यानी एक क्यू जो है, एक कतार जो है, एक लिस्ट जो है वो सेट होगी OS की मदद से। यानी OS एक क्यू या कतार या लिस्ट सेट करेगा और एंड ईच प्रोग्राम विल गेट द प्रिंटर बाय इट्स टर्न, और हर प्रोग्राम जो होगा वो अपने बारी पे प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकेगा। इसकी एग्जांपल यहाँ से ले लें। ठीक है, ये डिवाइस एंड प्रिंटर्स में आपके पास जो प्रिंटर्स इंस्टॉल होते हैं वो अपीयर हो रहे होते हैं। जैसे मेरे पास अब इस वक्त डिफ़ॉल्ट प्रिंटर ये है HP LaserJet प्रोफेशनल का। तो इस पर जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास वो लिस्ट है क्यू की। यानी कि आप अगर A, B और C बैक वक्त प्रिंट की कमांड देंगे तो जिस प्रोग्राम की कमांड सबसे पहले पहुंचेगी यहाँ पे वो सबसे टॉप पे होगा, दूसरे नंबर पे जो पहुंचेगी वो दूसरे नंबर पे होगा, और जो तीसरे नंबर पे पहुंचेगी वो तीसरे नंबर पे होगा। तो जो पहले जिस प्रोग्राम की कमांड पहले पहुंचेगा वो पहले प्रिंटर इस्तेमाल करेगा, जिसका दूसरे नंबर पे पहुंचेगा कमांड वो दूसरे नंबर पे इस्तेमाल करेगा, और जिसका तीसरे नंबर पे कमांड पहुंचेगा वो तीसरे नंबर पे प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकेगा। तो ये आपके पास प्रिंट क्यू का जो सॉफ्टवेयर है छोटा सा, वो आपके सामने मैंने विंडो ओपन कर दी है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये 4 फंक्शंस जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ये समझ आ गए होंगे। इस लेक्चर में हम यही 4 फंक्शंस जो हैं इसको हमने स्टडी करना था। नेक्स्ट जो 4 फंक्शंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, मैं आप लोगों की तमाम क्यूरीज को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।